हेलो एवरीवन, वेलकम टू 99 नोट्स। आज हम कर रहे हैं 10 जून के करंट अफेयर्स। इन करंट अफेयर्स पे आने के लिए आपको क्या करना है, डेली करंट अफेयर्स 99 नोट्स सर्च कर रहे हैं, आप इस पेज पर आएंगे और यहाँ पे डेली करंट अफेयर पे जा सकते हैं। इस पेज पर आने के बाद अपनी तारीख चुन लें, 10 जून हमने चुन ली है और हम स्टार्ट कर रहे हैं आज के करंट अफेयर। सबसे पहला करंट अफेयर, स्टेट्स टोल्ड टू एक्ट ऑन सोशल मीडिया ग्रुप्स साइट्स ट्रेडिंग ऑर्गन्स। कुछ साइट्स ऐसी मिली हैं जो कि ऑर्गन ट्रेड को बढ़ावा दे रही हैं देश में, ठीक है। और ऐसी साइट्स जनरली अभी तक ऐसा होता था कि आपने टॉर ब्राउज़र सुना होगा जिसमें आईपी ट्रैक करना मुश्किल होता है। ऐसी जगहों पे ऑर्गन ट्रेड्स अक्सर हो रहे हैं और आजकल कुछ नॉर्मल साइट्स पे भी ये देखा गया था, कुछ न्यूज़ थी उसके ऊपर। अब क्या करा है कि यूनियन गवर्नमेंट ने अलर्ट करा है स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को। स्टेट को क्यों अलर्ट करा, खुद यूनियन गवर्नमेंट क्यों नहीं ले रही एक्शन? क्योंकि आप याद रखेंगे, पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, लैंड, ये जो मेजर मामले होते हैं वो स्टेट लिस्ट में आते हैं। कहने का मतलब पुलिस जो है वो स्टेट के पास है, स्टेट एक्ट करती है। तो गवर्नमेंट ने अलर्ट करा है स्टेट को कि इलीगल ऑर्गन ट्रेड ऑन वेबसाइट, सोशल मीडिया, इन सब पर स्ट्रिंजेंट एक्शन लें एज पर ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एंड टिश्यू एक्ट 1994। ये एक्ट कहता गया है कि जो भी ये ट्रेड है ऑर्गन्स का वो हो नहीं सकता, वो इलीगल है, वो बैंड है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है। और एक चीज़ जो बोली गई है, अगर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन पॉसिबल है या टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन पॉसिबल है वो सिर्फ और सिर्फ ब्लड रिलेटिव्स में पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है। ब्लड रिलेटिव्स ये काम कर सकते हैं कि अपनी किडनी दे दें, ठीक है। और यही है, तो यूनियन गवर्नमेंट हैज इशूड अलर्ट, ये हमने देख लिया। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर फ्लैग्ड सर्टेन प्लेटफॉर्म्स ऑफरिंग मनी फॉर किडनी एंड अदर ऑर्गन्स। डायरेक्टरेट, तो मतलब ये यूनियन गवर्नमेंट ने यूनियन गवर्नमेंट के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने ये आदेश जारी करे हैं, ये एडवाइजरीज जारी करी हैं। तो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज हाईलाइटेड वायलेशन ऑफ ये एक्ट, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एंड टिश्यू एक्ट। छोटा सेंटर वार्न्ड ऑफ फाइन्स अप टू 1 करोड़ और एंड इम्प्रिजनमेंट फॉर वायलेटर्स अंडर सेक्शन 18 ऑफ थोटा। तो ये एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है, कि क्रिमिनल ऑफेंस है, ठीक है। इसके ऊपर उन्होंने ये कहा है, स्टेट्स वर अर्ज टू अपॉइंट एप्रोप्रिएट अथॉरिटीज़ टू कॉम्बैट ऑर्गन ट्रैफिकिंग। तो बस यही सारी चीज़ें हैं कुल मिलाकर। और क्या बोला है कि अवेयरनेस इनिशिएटिव इंक्लूडिंग CBSE करिकुलम इंक्लूजन एम टू एजुकेट पब्लिक, ये बस है जो मेन न्यूज़ थी और ज़्यादा कुछ है नहीं। आप ऑर्गन ट्रैफिकिंग के पॉजिटिव्स, नेगेटिव्स, उसके चैलेंजेस, वे फॉरवर्ड आप यहाँ से पढ़ सकते हैं डिटेल में अगर आपको अपने नोट्स बनाने हैं। हम चलते हैं आगे, कॉन्टेक्स्ट खाली इतना था। तो इट इज़ टाइम फॉर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता क्या है और अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम यूज़ करते हैं। मेरे पास मार्कर, एक सेकंड आ गया, ठीक है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम क्या होता है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम क्या होता है। मान लीजिए एक देश है जहाँ पे सिर्फ 5 सीटें हैं, ठीक है। या मान लीजिए इंडिया का ही हम एग्जांपल लेते हैं, इंडिया है जैसे, ठीक है। यहाँ पे जब वोट शेयर हम देखेंगे तो ऐसा कुछ है कि अराउंड 35% वोट शेयर मान लीजिए बीजेपी को मिला है, ठीक है। और कांग्रेस को कुछ वोट शेयर मिला है, कुछ अन्य दलों को वोट शेयर मिला है, कुछ अदर्स के पास वोट शेयर गया, इस तरीके से डिवीजन है। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ये कहता है कि आपको जितना वोट शेयर मिला है उतनी सीटों पे आप लोगों को अपॉइंट कर पाएंगे। हम किस सिस्टम पे चल रहे हैं, हम इस सिस्टम पे नहीं चलते। हम पूरे देश को कई सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांट देते हैं एमपी की, और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो सबसे ज़्यादा वोट पाने वाला व्यक्ति है उसको चुनते हैं। जो पहला व्यक्ति बाकी लोगों से आगे निकल जाता है उसको हम चुन लेते हैं। तो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। तो इस सिस्टम में होता क्या है, कोई व्यक्ति आधे से कम वोटों से भी जीत सकता है। ये भी हो सकता है किसी को 30% वोट मिला हो, लेकिन बाकी कोई भी ऐसा ना हो जिसको 30% वोट मिला हो, इसलिए 30% वोटिंग मार्जिन से भी व्यक्ति जीत जाता है।
ठीक है। तो होता क्या है कि ऐसे में जीतना थोड़ा सा आसान होता है, अपनी नंबर ऑफ सीट्स थोड़ा सा आसान होता है बढ़ाना उन पार्टीज के लिए जो कि ऑलरेडी स्ट्रांग है। तो इसको हम क्या कहते हैं, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, जिसको हम यूज करते हैं। अब क्वेश्चन ये है, इज इट टाइम फॉर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम? इसके ऊपर जब हमने फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम को अडॉप्ट करा था, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसके ऊपर काफ़ी डिबेट करी थी और ये पाया था कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम ही बेटर है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, इंडिया एक कॉम्प्लेक्स देश है और किसी एक गवर्नमेंट के लिए सरकार बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। हम पार्लियामेंट्री सिस्टम पे चलते हैं, जहाँ पे लोग जब मेजॉरिटी में आ जाते हैं पार्लियामेंट में, तब वो अपनी सरकार चुनते हैं। जैसे एनडीए मेजॉरिटी में आ गई, उन्होंने अपनी सरकार चुनी। अब ये करना बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम होगा, क्योंकि आज तक जितनी भी पार्टी जीती हैं, किसी के 40-45% से ज़्यादा तो वोट कभी नहीं आए। बहुत रेयर सिनेरियो में एक्चुअली 30 के ऊपर जाते हैं, पिछले 3 बार से 30% से ऊपर जा रहे हैं। ऐसा हमेशा नहीं होता। कहने का मतलब क्या है कि सरकारें बननी ही मुश्किल हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी होगी। इंडिया जैसे कॉम्प्लेक्स देश में इतनी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी ठीक नहीं है, इसलिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम को हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने नकार दिया था। ठीक है। अब हो क्या रहा है कि ये जो रिजल्ट आए हैं 2024 लोकसभा के, इन्होंने हाईलाइट करा है सिग्निफिकेंट शिफ्ट इन इंडियाज पॉलिटिकल लैंडस्केप। ये जो आर्टिकल आया था हिंदू में, उन्होंने हाईलाइट करा है कि इस चेंजिंग सिनेरियो में कितना सही रहेगा ये क्या कहते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। तो चलिए, ये है इस बार का रिजल्ट। क्या है? एनडीए को टोटल 293 सीट्स मिली हैं और इंडिया ब्लॉक को मिली हैं 233 सीट्स। ठीक है। अगर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम होता, वोट शेयर के, अब क्या एनडीए जो है इस मार्क को जस्ट क्रॉस कर गया। ठीक है। अगर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम होता तो नहीं, इन्होंने वोटिंग शेयर नहीं दिया। ठीक है। तो हाँ, दिया कि द रूलिंग एनडीए अलायंस सिक्योर्ड 43.3% वोट शेयर, while opposition India bloc including Congress obtained 243 seats with 41% vote share. Other regional parties independent polled around 15%. ठीक है। और उनको खाली 16 सीट्स आई। ठीक है। तो ये जो सिस्टम है, इसकी सबसे बड़ी खामी क्या है कि 15% वोट शेयर पाने वाले इंडिपेंडेंट सिर्फ 16 सीट लेकर आ पाए, जबकि 43.3% वोट शेयर पाने वाले 293 सीट्स ले आए। तो जो इंडिपेंडेंट होते हैं, जो छोटे दलों से खड़े होते हैं, वो लोग अक्सर इसको क्रिटिसाइज़ करते हैं कि हम इतना ज़्यादा वोट लाते हैं फिर भी हमें उतना रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता। ये एक क्रिटिसिज्म करा जाता है, बट ऑब्वियसली ये क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें ये भी देखना है कि देश में स्टेबल सरकार बन पाए। फिर भी इतने सारे लोग कह रहे हैं कि हाँ, ये सरकार होनी चाहिए। तो मतलब ठीक है, ऑब्वियसली वहाँ पे हर 5 साल में चुनने का मौका मिलता है, हर 5 साल में बदलने का मौका मिलता है। अब ये नहीं करा जा सकता कि एकदम अनस्टेबल गवर्नमेंट को रख दिया जाए, ठीक है, जो कि 5 साल अपने कंटिन्यू ही ना कर पाए। इतने बड़े देश को भी चलाना है। तो चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, इस पे एक चीज़ देख लेते हैं, वे फॉरवर्ड क्या है। लॉ कमीशन की अभी तक की क्या रिकमेंडेशन रही है। 170th रिपोर्ट थी 1999 में। उन्होंने सजेस्ट करा था इंट्रोड्यूसिंग MMPR system on the experimental basis, recommending that 25% of the seat we filled through PR by increasing the strength of लोकसभा की स्ट्रेंथ बढ़ा दी जाए और 25% लोग प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से आए। बट ऑब्वियसली उन्होंने कहा था ये एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे कर लें। डेमोक्रेसी से बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करा जा सकता। एक सिस्टम जो अच्छा काम कर रहा है उसको बहुत ज़्यादा छेड़ना नहीं चाहिए। ठीक है। तो आप बेशक अपने आंसर लिखें, ये रिकमेंडेशन बहुत रेयर केसेस में आप यूज़ करें। एक बैलेंस्ड व्यू रखें। बैलेंस्ड व्यू, बेहतर व्यू ये है कि हाँ, हमें मतलब आप इमेजिन करके देख लिए, वाकई में अगर हो जाए कि 25% सीट PR से आ रही हैं, तो फिर इस चीज़ को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसको कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में कैसे बांटना है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में नहीं बांटा जा सकता है PR सिस्टम को। ये सिर्फ पार्टी लेवल का सिस्टम होता है। इससे होता ये है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में बटे होने से एक फ़ायदा एक और है, क्या कि लोग अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के चुने हुए नेता से कनेक्टेड तो होते हैं एटलीस्ट। PR सिस्टम में ये है, पार्टी से कनेक्ट होते हैं लोग।
और पार्टी से कनेक्शन उतना अच्छा कनेक्शन नहीं है जितना कि लोकल रिप्रेजेंटेटिव से कनेक्ट होना है। Delimitation exercise, the upcoming delimitation exercise based on the first census after 2026 provide opportunity to implement MMPR system। ये एक वे फॉरवर्ड बोला गया है, बट ऑब्वियसली ये आप अपने आंसर में नहीं लिखेंगे। ये चीज़ हम कभी भी अपने आंसर में प्रमोट नहीं करेंगे कि हम पीआर सिस्टम पे चले जाएं, क्योंकि इस पे जब भी जितनी भी डिबेट हुई है, चाहे आज़ादी से पहले हो या आज़ादी के बाद, हर किसी ने यही माना है कि पीआर सिस्टम उतना बेहतर सिस्टम नहीं रहेगा। फिर रीजनल बैलेंस, इम्प्लीमेंटिंग MMPR कैन एड्रेस कंसर्न्स ऑफ सदर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न एंड स्मॉलर नॉर्दर्न स्टेट्स बाय प्रिवेंटिंग डोमिनेंस ऑफ लार्जर स्टेट्स थ्रू फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम अलोन। अब ये क्रिटिसिज्म भी क्यों नहीं फिट बैठ रहा, क्योंकि अभी हमने देखा है कि जो लार्जर स्टेट्स हैं वो ऐसा नहीं है कि सब के सब लोग एक ही पार्टी को वोट कर देते हों, ऐसा नहीं होता है। अभी यूपी का एग्जांपल देखा कि कितना डिवाइडेड सीट आई है, कितना इक्वल टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन आया, तो ये क्रिटिसिज्म तो स्टैंड ही नहीं करता। ठीक है, आगे फेडरल प्रिंसिपल डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ सीट्स सोनली बेस्ड ऑन पॉपुलेशन में अंडरमाइन फेडरल प्रिंसिपल्स, बट ये डेमोक्रेसी, हम पॉपुलेशन के बेसिस पे कैसे सीट्स ना डिटरमाइन करें। ठीक है, तो ऐसा कोई भी चीज़ जो कि डेमोक्रेसी के बेसिक प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट जाए, आप अपने आंसर में नहीं लिखेंगे। बेशक कुछ लोगों ने कभी रिकमेंडेशन दे दी हैं, ठीक है, हर क्रिटिसिज्म सुनने लायक नहीं होता। फिर ग्लोबल हीट रिकॉर्ड शैटर्ड, May 2024 becomes the warmest on record amidst urgent call for climate action। तो क्या है कि एक ग्राफ आया है और ग्राफ ये कह रहा है कि प्री इंडस्ट्रियल लेवल से, मान लीजिए 0 डिग्री सेल्सियस, ये टोटल एवरेज था कि जो नॉर्मल रहता है टेम्परेचर ऑन एन एवरेज, मान लीजिए एक देश में 18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है। अब 18 डिग्री सेल्सियस से कितना ज़्यादा अब रिकॉर्ड हो रहा है। 1950 में हल्का फुल्का 0.1 0.2 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रिकॉर्ड हो रहा था एवरेज से, क्योंकि तब भी ग्लोबल एमिशंस थे ग्रीन हाउस गैसेस के। धीरे धीरे जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी है और हमारा जो कंजम्पशन है एनर्जी का वो बढ़ा है, तब से हुआ क्या है कि जो भी ग्लोबल एवरेज है उससे 1 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड करा गया है हर जगह पे, और ये बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है एकदम एक्सपोनेंशियली। अब इस साल ये हुआ है कि हमने सारे रिकॉर्ड शटर कर दिए हैं। जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल था, प्री इंडस्ट्रियल लेवल मतलब 1875, आईपीसीसी प्री इंडस्ट्रियल लेवल 1875, ईयर 1875 को मानता है, उसके कंपैरिजन में 1.63 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रिकॉर्ड करा गया है इस साल। ये कौन बोल रहा है? ये बोल रहा है कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस। ठीक है, आप याद रखेंगे कि कौन बोल रहा है ये। आईपीसीसी ने ये ऑलरेडी बता दिया है कि हम लॉन्ग टर्म एवरेज के 1.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच चुके हैं ऑलरेडी। ये कह रहे हैं हम 1.5 डिग्री सेल्सियस को भी पार कर चुके हैं, हम एवरेज से इतना ऊपर चल रहे हैं, 1.63 डिग्री सेल्सियस ऊपर चल रहे हैं। ये प्री इंडस्ट्रियल रेफरेंस लेवल है, यानी कि और पीछे चले जाइए 1875, वो वाला टाइम है जिसको ये रेफरेंस बना रहे हैं। तो इसका इम्प्लीकेशन क्या है, आपको पता है इसका इम्प्लीकेशन क्या है ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, सीवियर हीट वेव्स आ रही हैं और ज़्यादा हो गई हैं हीट वेव्स। ठीक है, और हम देख ही रहे हैं इंडिया के शहरों में अक्सर ये चीज़ हो रही है। तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने इसके ऊपर कंसर्न जताया है। क्या बताया है कि फ्यूचर वार्मिंग जो है, दैट देयर इज नाउ 80% चांस दैट एटलीस्ट 1 ईयर बिटवीन 2024 से लेकर 2028 तक विल सी टेम्परेचर एक्सीड 1.5 डिग्री सेल्सियस अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल। वो ये कह रहे हैं कि ये जो अभी मई का एवरेज है ना, पूरे साल का जब एवरेज आएगा वो पूरा साल 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ब्रीच कर जाएगा। इस चीज़ का अब 80% चांस है और लगभग ब्रीच कर ही गया है। ठीक है, दिस is a notable increase from 66% chances predicted a year ago। एक साल पहले वो कह रहे थे 66% चांस है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस 2024 से 28 के बीच में एक्सीड कर जाएगा प्री इंडस्ट्रियल लेवल से। अब ये मान लीजिए कि ये कर चुका है। ठीक है, क्यों 80% चांस वो बोल रहे हैं और हम 2024 में ऑलरेडी खड़े हैं। अंडरस्टैंडिंग द 1.5 डिग्री सेल्सियस थ्रेशोल्ड क्या है, हम 1.5 डिग्री सेल्सियस की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको याद होगा 2015 का
पेरिस एग्रीमेंट नहीं याद है तो याद कर लीजिए। 2015 में एक पेरिस एग्रीमेंट हुआ था 195 कंट्रीज़ के बीच में, और एग्रीमेंट में ये कहा गया था कि दुनिया भर को ये एफर्ट करना है कि दुनिया का जो टेम्परेचर राइज है वो प्री इंडस्ट्रियल लेवल के कंपैरिजन में वेल बिलो 2 डिग्री सेल्सियस रहे, ठीक है, अबव द प्री इंडस्ट्रियल लेवल, मतलब जो राइज है 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ना हो, ठीक, विद एन एस्पिरेशनल टारगेट ऑफ लिमिटिंग वार्मिंग टू 1.5 डिग्री सेल्सियस की जो ग्लोबल टेम्परेचर राइज है अब प्री इंडस्ट्रियल लेवल वो 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ना बढ़े, 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ना बढ़े, और वेल बिलो, ये हमारा एस्पिरेशनल टारगेट था, अब 1.5 डिग्री सेल्सियस का तो ब्रीच हो गया। एक और ये कह रहे थे क्या कि हमें एटलीस्ट वेल बिलो 2 डिग्री सेल्सियस रखना है। अब बात यह है, लगता नहीं है कि 2 डिग्री सेल्सियस भी हम रोक पाएंगे, मतलब और इससे ज़्यादा सीवियर गर्मी आने वाली है, ठीक है। द लिमिट वॉज चोजन ऑन द साइंटिफिक एविडेंस इंडिकेटिंग दैट एक्सीडिंग इट, यानी कि 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा अगर चला गया एवरेज टेम्परेचर, एक्सीडिंग इट कुड लीड टू सीवियर एंड इर्रिवर्सिबल इम्पैक्ट ऑन वल्नरेबल रीजन्स एंड इकोसिस्टम। क्या इर्रिवर्सिबल इम्पैक्ट होंगे? एक बार जो ग्लेशियर पिघल गया वो पिघल गया, दोबारा नहीं आएगा। एक बार जो इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो गया वो दोबारा नहीं आएगा। एक बार जो डेजर्ट बन गया उसको दोबारा रिवाइव करना इम्पॉसिबल होगा। तो ये कह रहे हैं कि 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे हमें रखना था हमारा जो क्या कहते हैं टेम्परेचर राइज है, हम उसको एक्सीड करने वाले हैं, वेल बिलो तो नहीं जाने वाला, ठीक है। बस यही सारी चीज़ें, इस चीज़ को हम अपने एनवायरनमेंट की क्लास में भी समझते हैं, तो अभी के लिए इसको छोड़ देते हैं। आप अपने नोट्स बनाने के लिए दूसरे पॉइंट्स पढ़ सकते हैं यहाँ से। पॉलिटिकल कंटेंशन सराउंड्स रिव्यू ऑफ अग्निपथ स्कीम, आपको पता होना चाहिए कि अग्निपथ स्कीम है क्या, और ज़्यादातर लोगों ने ये बोला है कि ये जो अग्निपथ स्कीम है इसका रिव्यू होना चाहिए। अग्निपथ स्कीम है क्या? 18 से 17.5 से 23 साल के नौजवान जो कि इंटरेस्टेड हैं, 17.5 से 23 साल के जो भी व्यक्ति रिक्रूट होना चाहते हैं उनको अग्निवीर बोला जाएगा, और ऑब्वियसली उनका एक टेस्ट लिया जाएगा, उनको भर्ती करा जाएगा, नॉर्मल भर्ती की प्रक्रिया होगी, और उनका टेस्ट लेने के बाद उनको मंथली सैलरी कितनी मिलेगी? 30,000 से 40,000, और इस 30,000 से 40,000 के बीच में जो भी तनख्वाह होगी उसका 30% रोक लिया जाएगा, और जितना भी रोका गया उतना सरकार और डालेगी। मसलन अगर 30,000 की सैलरी दी गई है, अगर ऐसा है कि 30,000 की, एक सेकंड इधर फिर से आते हैं, मसलन अगर 30,000 की सैलरी है, इसका 30% निकालिए, कितना होता है? 9,000। अब 9,000 सरकार अपने पास रख लेगी, और बचा हुआ 21,000 उसको एक मासिक तनख्वाह के रूप में मिल जाएगा जवान को। इस 9,000 में सरकार अपना 9,000 और ऐड करेगी, और ये जो 18,000 रुपये हैं इनको अपने पास एक निधि में रख लेंगे, ठीक है, और ये टैक्स फ्री होगा ये पैसा, ठीक है। और ये 18,000 रुपये महीना जो भी सरकार अपने पास मतलब बचा कर रख रही है उसको एक साथ दे देगी। कब? जब वो व्यक्ति नौकरी छोड़ेगा। और कब छोड़ेगा ये नौकरी? इनका कहना है कि जितने भी नौजवानों को भर्ती करा गया है इनमें से तकरीबन 25%, कहाँ गया यहाँ पे नंबर लिखा होगा, इनमें से 25% जो है वो रिटेन करे जाएंगे, ये रहा, हाँ, इनमें से 25% को रिटेन करा जाएगा परमानेंट पोजीशंस में, और बाकी के जो 75% है उनको छोड़ दिया जाएगा टेस्ट लेने के बाद कि कौन फिट है कौन नहीं है, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर स्कीम है कि सरकार भर्ती करेगी लोगों को, उनमें से 4 साल रखेगी सबको, और उनमें से 25% को लॉन्ग टर्म के लिए रिटेन कर लेगी, बाकी 75% को हटा देगी। उनको उनका जो निधि है यहाँ पे सेवा निधि फंड, इसमें जो पैसा उनका कलेक्ट हुआ है वो उनको देकर, ठीक है। अब इसके क्रिटिसिज्म क्या है? बहुत सारे क्रिटिसिज्म है। क्या आप किसी को वेपन की ट्रेनिंग दे रहे हैं, 75% ऐसे नौजवानों को वेपन्स की ट्रेनिंग दे रहे हैं, और उसके बाद उनको जनता में छोड़ दे रहे हैं,
अनएम्प्लॉयड। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है कि इतने सारे अनएम्प्लॉयड लोग जिनको गन चलाना आता है वो कहीं सोशल प्रॉब्लम तो नहीं बन जाएंगे। और ये प्रॉब्लम कि वो व्यक्ति जिसको पता है कि 3 साल बाद पता नहीं उसकी नौकरी बचे ना बचे, वो व्यक्ति कितना उस जॉब में फोकस कर पाएगा। और जो ट्रेनर्स हैं जिनको पता है कि इनमें से 75 लोग बचने नहीं है, वो कितने आर्मी कितना या हमारी एयरफोर्स या नेवी कितना उन लोगों पे समय लगाना चाहेगी जब उन्हें पता है कि इनमें से 75% लोग नहीं बचेगा। इससे आर्मी के मनोबल पे क्या असर पड़ेगा, उन लोगों के मनोबल पे क्या असर पड़ेगा जो कि 4 साल बाद निकलने वाले हैं। हम क्या इस टाइप की टेंशन किसी के सर पे देके उसको आर्मी में भर्ती रख सकते हैं? तो ये एक प्रॉब्लम है। और क्या ऐसे में जो आर्मी कहती है कि कैच देम यंग, तो क्या वो मैन पावर, वो ऐसी मैन पावर जो कि दुनिया की सबसे एनर्जेटिक मैन पावर और स्किल्ड मैन पावर है, क्या उनमें से क्रीम ऑफ द क्रीम आर्मी ले पाएगी? शायद नहीं। ठीक है, बेहतर कहीं ऐसा ना हो कि लोग 18 साल की उम्र में ये सपना पालने की जगह है कि वो आर्मी में जाएंगे, लोग ये सपना पालना शुरू कर दें कि नहीं, उन्हें आर्मी में नहीं जाना, उन्हें पुलिस में जाना है। ठीक है, तो हम बेस्ट लोगों को क्या इस स्कीम से ले सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और यही यहाँ का क्रिटिसिज्म है, क्रिटिसिज्म यही है इस स्कीम का। ठीक है, क्रिएटिंग अ लेसर कार्डर ऑफ सोल्जर्स विद फ्यूअर बेनिफिट, शॉर्टर टेन्योर कंपेयर टू रेगुलर सोल्जर्स। और सिर्फ 4 साल का टेन्योर क्यों? क्योंकि 4 साल के बाद ग्रेजुएटिव बेनिफिट्स देने पड़ते हैं, तो वो बेनिफिट्स देने पड़े, उससे पहले ही ज़्यादातर को निकाल दिया जाएगा। ठीक है, बाकी पॉलिटिकल लीडर्स ने कुछ बोला है, हम उस पर नहीं जाएंगे। ठीक है, ओवरऑल आपको ये समझना है कि स्कीम क्या है, उसकी प्रॉब्लम्स क्या हैं। ठीक है, सरकार ये क्यों कर रही है कि इस स्कीम को ला रही है, ऐसा क्या है इस स्कीम में जो ये करना चाह रही है? सरकार ये चाह रही है कि हमारी जो आर्मी है उसकी एवरेज एज यंग रहे। यंग आर्मी ज़्यादा इफेक्टिव होती है, और यंग बनाने के लिए उन्होंने क्या करा है कि बड़े नंबर में यंग यूथ को भर्ती कर लिया जाए। ठीक है, और वो जब उनकी जो उनकी एज है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो जाए, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उनको निकाला जाए। लेकिन अगर ज़्यादा रिटेन कर लिया, मान लीजिए 35-36 साल की उम्र में हमें निकालना पड़ रहा है, तो क्या है, तब तक पेंशन का बोझ ज़्यादा हो जाता है। तो सरकार के लिए एक्चुअली है क्या कि इसका जो पूरा क्रक्स बैठ रहा है कि सरकार अपने पेंशन का बोझ कम करना चाह रही है, ग्रेट्युटी बेनिफिट्स ना देना पड़े, तो सरकार को लंबे समय तक सैलरी ना देनी पड़े, उतनी ज़्यादा सैलरी ना हो, उससे पहले निकाल दिया जाए, और जो पेंशन है, पेंशन का उतना बोझ ना पड़े, क्योंकि हमें आर्मी को यंग भी रखना है, तो जो जिनकी एज ज़्यादा हो गई है उनको निकालना भी है, पर जब निकाला उसके बाद उनकी पेंशन भी चलेगी और ताउम्र वो पेंशन चलेगी। वो पेंशन का जो बोझ है सरकार नहीं उठाना चाह रही, तो एक छोटा सा आसान तरीका निकाल लिया क्या कि 4 साल के लिए भर्ती करो, बेस्ट है, सिर्फ 4 साल के लिए भर्ती करो। लेकिन फिर उससे आर्मी का मनोबल इस पे असर पड़ेगा। तो ऑब्वियसली ये कई बार हम देख चुके हैं इसके जो क्रिटिसिज्म है। आगे चलते हैं। 72 मेंबर एनडीए मिनिस्ट्री टेक्स ओथ ऑफ ऑफिस। तो आपको पता होना चाहिए कि सरकार बनने का प्रोसीजर क्या होता है। आपने देख लिया कि पोल हुए, पोल के बाद एक पार्टी को बहुमत नहीं मिली, लेकिन एक अलायंस को बहुमत मिली। और हमारे पास जो नियम हैं जो कि एसआर बोमाई केस से निकल कर आए हैं, जो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि किस तरीके से पार्टी को इनवाइट करना चाहिए सरकार बनाने के लिए। जो अलायंस है जिसके पास मेजॉरिटी है उसको इनवाइट करा जाएगा कि आइए आप अपनी सरकार बनाइए। जब सरकार बन जाएगी, ये सरकार इज़ रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, और फिर पार्लियामेंट में इस सरकार को प्रूव करना पड़ेगा कि इनके पास मेजॉरिटी है। ठीक है, ये कुछ टाइम में मेजॉरिटी अपने प्रूव करेंगे पार्लियामेंट में। अब हुआ क्या है कि जब तक प्राइम मिनिस्टर बन गए, उन्होंने अपनी सरकार चूज़ कर ली, अपने मंत्री चूज़ कर लिए और उनको शपथ दिला दी। ठीक है, तो ये काम हुआ है कि 72 मेंबर की एक मिनिस्ट्री बनी है एनडीए की। ठीक है, इनके पोर्टफोलियो अभी नहीं बटे हैं, पोर्टफोलियो धीरे धीरे बांट दिए जाएंगे। ये प्रेरोगेटिव होता है प्राइम मिनिस्टर का कि वो पोर्टफोलियो कभी आगे बांट सकें और पोर्टफोलियो को इंटरचेंज कर सकें। ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर द प्रेसिडेंट कैन चेंज पोर्टफोलियो। ठीक है, तो उन्होंने अभी मिनिस्ट्री की शपथ दिला दी है, एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बन गया है। अब इनको पोर्टफोलियो बांट दिए जाएंगे। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्यों इंपॉर्टेंट है टर्म? क्योंकि याद रखिए कि
ये नहीं बोला गया कि प्राइम मिनिस्टर, कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं बोला गया है कि प्राइम मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। क्या बोला गया है? द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है जिनको अपनी मेजोरिटी प्रूव करनी होती है। तो मिनिस्टर बन गए, मिनिस्ट्रीज बन गई, अब ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपनी मेजोरिटी प्रूव करेगा लोकसभा में। ठीक है, तो क्या मिनिस्टर्स को हटाया जा सकता है? हाँ, ऑब्वियसली मिनिस्टर्स होल्ड ऑफिस एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, बाद में कभी भी हटाया जा सकता है। और जनरली ये कैसे होता है, कब हटाया जाता है? ये सारी चीज़ एड एंड एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर से होती है। द प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। 75 कह रहा है ये आर्टिकल, जो कि अब हो गया है। 75 का पावर यूज़ करते हुए प्रेसिडेंट ने प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया है प्रधानमंत्री मोदी को। और अब and other minister, तो प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, अदर मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री ने एडवाइस करा कि अब इनको मंत्री बना दो, प्रेसिडेंट ने बना दिया, उनकी ओथ दिलवा दी, अब इनको पोर्टफोलियो बढ़ जाएंगे। बस यही काम हुआ है। जैसे जैसे ये चीज़ और आगे जाएगी हम इसको कवर कर लेंगे। अब हाइड्रोजन लाइन ए यूनिक सिग्नल क्या है कि हाइड्रोजन लाइन एक 21 सेंटीमीटर वेवलेंथ एमिशन डिस्कवर्ड इन 1951 रेवोल्यूशनाइज रेडियो एस्ट्रोनॉमी बाय इनेबलिंग द डिटेक्शन ऑफ कोल्ड हाइड्रोजन गैस इन स्पेस। अब देखो, इस चीज़ को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि ये, पहले तो यही समझना पड़ेगा ये वेवलेंथ क्या है, रेडियो एस्ट्रोनॉमी क्या है। ठीक है, 21 सेंटीमीटर वेवलेंथ ऐसा हो गया कुछ कि मतलब एक वेवलेंथ है जो कि मिडिल पॉइंट से सेकेंड नेक्स्ट मिडिल पॉइंट तक एक क्रस्ट हो गई, एक ट्रफ हो गई। ठीक है, एक ट्रफ हो गई, एक क्रस्ट हो गई, जो भी है। यहाँ से लेकर यहाँ तक एक साइकिल कंप्लीट करने पे टोटल जो डिस्टेंस कवर हुआ वो 21 सेंटीमीटर कवर हुआ। इस टाइप की जो भी वेव होगी इसको हम क्या बोलेंगे, 21 सेंटीमीटर वेवलेंथ। ये जो वेवलेंथ है जनरली एक रेडियो वेव की होती है। अब ये जो रेडियो वेव है, रेडियो एस्ट्रोनॉमी क्या हो गया? रेडियो एस्ट्रोनॉमी यहाँ पे लिखा है, कोई ऐसा टेलीस्कोप हम बना लें जिससे हम 21 सेंटीमीटर की वेव को पकड़ पाएँ। ठीक है, तो हम जनरली कैसे ये टेलीस्कोप बनाते हैं? जनरली एक एरे ऑफ एंटीना होता है, ठीक है, जो कि ये 21 सेंटीमीटर की आने वाली वेव को कैच कर पाता है और उससे एक पिक्चर क्रिएट करता है। ठीक है, अब रेडियो वेव क्यों इंपॉर्टेंट है? इन डिटेक्शन ऑफ कोल्ड हाइड्रोजन गैस इन स्पेस। होता क्या है कि ये जो कोल्ड हाइड्रोजन गैस के क्लाउड होते हैं, याद रखिएगा, ये हाइड्रोजन गैस के क्लाउड ही होते हैं जो कि धीरे धीरे कंप्रेस हो जाते हैं और स्टार बनाते हैं। तो ये वो क्लाउड है जिनसे स्टार बनते हैं एक्चुअली। ये जो हैं वो रेडियो वेव 21 सेंटीमीटर वेवलेंथ छोड़ते हैं, इसके आसपास की वेवलेंथ छोड़ते हैं और वो हम डिटेक्ट कर पाते हैं। चलिए, एनालिसिस ऑफ द न्यूज़। तो हाइड्रोजन लाइन इज सिग्निफिकेंट इन मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी यूज फॉर स्टडिंग डिस्टेंट स्टार्स एंड सर्चिंग एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस। हाइड्रोजन एटम कंसिस्ट ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन, both having property called spin, which can be up or down. When the spin of proton and electron is anti-aligned, the atom has more energy than when they are aligned. So the atoms emit electromagnetic radiation of 21 centimeter wavelength. When electron flips, it spin and align with the proton, shedding excess energy. तो क्या है, क्या कह रहे हैं कि हाइड्रोजन एटम, आपको पता होना चाहिए, हाइड्रोजन एटम बड़ा सिंपल एटम होता है जिसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ एक प्रोटॉन होता है। ठीक है, एक प्रोटॉन हो गया और एक इलेक्ट्रॉन हो गया, ये होता है हाइड्रोजन एटम, सिंपल। अब दोनों की कुछ स्पिन होती हैं, ये इस तरह मानिए कि ये स्पिन कर रहा है, ठीक है, अपने एक्सिस के अराउंड। एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता है। स्पिन एक क्वांटम फिजिक्स में एक क्वांटिटी होती है कि जब हम यहाँ से देख रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन को, जब उसको दूसरी साइड से देखेंगे कब जाकर हमें सेम फेस दिखाई देगा। तो ये ऐसा होता है कि ये इसकी प्लस हाफ स्पिन होती है, आधा चक्कर लगाने पे हमें सेम चीज़ दोबारा दिखाई दे जाती है, ऐसा कुछ कहा जाता है। अज्यूम कर लीजिए कोई स्पिन होता है, ठीक है, इसके डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही कुछ स्पिन होता है प्रोटॉन का, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि एटम एमिट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ 21 सेंटीमीटर कब आती है? जब इलेक्ट्रॉन है जो किसी तरीके से स्पिन कर रहा है वो एग्जैक्टली अपोजिट स्पिन करना शुरू हो जाए।
अपनी स्पिन को बदल दे। जब बदलेगा, जब ये एनर्जी फ्लिप होगा तो 21 सेंटीमीटर की वेवलेंथ निकलती है, और ये जब डिटेक्ट होती है तो हमें पता लगता है हाँ कहीं हाइड्रोजन का क्लाउड है जो लगातार ये वेव एमिट कर रहा है, यानी कि वहाँ पे ये जो फ्लिपिंग है ये ज़रूर चल रही होगी, तभी तो हमें ये वेवलेंथ मिल रही है। तो बस यही चीज़ है कि वो रेडियो टेलीस्कोप्स जो कि इसको डिटेक्ट कर लेते हैं, ये प्रूव कर देते हैं ऐसे टेलीस्कोप कि कहीं पे वो जहाँ हम देख रहे हैं वहाँ पे हाइड्रोजन भी है। तो हाइड्रोजन के गैस क्लाउड क्या है, जनरली डिटेक्ट नहीं होते। क्यों नहीं होते हाइड्रोजन के गैस क्लाउड? क्योंकि जनरली ट्रांसपेरेंट होता है, उसके कोल्ड अगर गैस क्लाउड्स होते हैं उसके थ्रू हवा निकल जाती है, आई मीन लाइट निकल जाती है। तो लेकिन एक तरीका है, हो सकता है वो रेडियो वेव कोई और वेव छोड़ रहे हैं, और वो छोड़ रहे होते हैं ये वाली रेडियो वेव। तो आज के करंट अफेयर्स में सिर्फ इतना ही था। हम मिलेंगे कल आपसे।